नमस्कार दोस्तों, नारायणी क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरा नाम दीपक है और हम लोग अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज। ठीक है। जिन लोगों ने अभी चैप्टर 1 चैप्टर 2 नहीं देखे हैं वो लोग जाके चैनल पे देख सकते हैं। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है। बाकी मैं खैर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी जो है लिंक डाल दूंगा चैप्टर 1 की एंड चैप्टर 2 की, तो वहाँ से जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, अभी 9th क्लास की इकोनॉमिक्स आपकी चल रही है। अभी चैप्टर 3 आपका है एंड चैप्टर 4 इसके बाद में आएगा। इसके आफ्टर दैट इसके बाद में आपकी एमसीक्यू सीरीज आएगी इसकी इकोनॉमिक्स की, 9th क्लास इकोनॉमिक्स की। ठीक है। उसके बाद में आपका देखिए इकोनॉमिक्स जैसे ख़त्म होगा, इकोनॉमिक्स के बाद में हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड बाकी जितने भी सब सब्जेक्ट्स हैं सोशल साइंस के हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। आफ्टर दैट देखिए हमारा अभी टारगेट है पूरा 9 to 12 का। और देखिए स्पेसिफिकली मैं मेंशन करूँगा यहाँ पे सीबीएसई एंड स्टेट बोर्ड के लिए। ठीक है। हम इसी सिलेबस पे जो है अपना कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्टेड हैं। देखिए 9 to 12 आपको सोशल साइंस प्लस मैथ्स एंड साइंस, 9th-10th के लिए साइंस, बाकी खैर 11th-12th के लिए आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री जो है वो लोग हम लोग अपलोड करेंगे उसके। तो 9 to 12 आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं 9 to 12 के फॉर एकेडमिक फुल सब्जेक्ट जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके सबके वीडियोस आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। बाकी देखिए आईटी जेईई मेंस एडवांस भी हम लोग अभी इसके बाद में जब 9 to 12 आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आईटी जेईई फाउंडेशन मेंस एडवांस सबके जो है आपके जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इन सबके आपके इसी चैनल पे अपलोड होंगे। आफ्टर 9 to 12 आपकी जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जैसे सोशल साइंस हुआ एंड आपका मैथमेटिक्स हुआ, फिजिक्स हुआ एंड 9th-10th के लिए साइंस हुआ, तो वो अपलोड होने के बाद में आपका आईआईटी जेईई मेंस एंड एडवांस का जो है आपको जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके फुल लेक्चर्स आपको इसी पे देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब जिन लोगों को कोई कमेंट हो या फिर कुछ पूछना हो तो वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं इसमें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपना ये चैप्टर 3, 9th क्लास का चैप्टर 3 पॉवर्टी एज अ चैलेंज। ठीक है। देखिए सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें पॉवर्टी का, तो देखिए पॉवर्टी या गरीबी हम लोग बहुत अच्छे से अवेयर हैं कि क्या होती है। जनरलाइज टर्म में हम साधारणतः हम जानते हैं कि पॉवर्टी क्या होती है। ठीक है। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या-क्या होते हैं हमारी सोसाइटी पे, हमारे देश पे, वो देखिए ये है। लैक ऑफ फूड एंड शेल्टर अवेलेबल टू पर्सन, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास में फूड मतलब खाने तक के लिए एंड शेल्टर मतलब रहने तक के लिए जो है, ना उनके पास में खाने के लिए है, वो ना अफ़ोर्ड कर सकते हैं, ना शेल्टर रहने के लिए अफ़ोर्ड भी नहीं कर सकते हैं। तो इस ये है जो हमारा पॉवर्टी का इफ़ेक्ट्स है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पीपल कांट अफ़ोर्ड फूड फॉर होल डे, मतलब बहुत सारे लोग इस तरह के हैं कि वो अपने पूरे दिन भर के लिए खाना तक अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है। लैक ऑफ नरिशमेंट एंड न्यूट्रिशन, तो ऑब्वियस सी बात है कि देखिए जो लोग ना खाना अफ़ोर्ड कर पा रहे हैं, ना रहने तक के लिए स्पेस अपने लिए अफ़ोर्ड कर पा रहे हैं, तो वो नरिशमेंट एंड न्यूट्रिशन पे कहाँ से ध्यान दे पाएँगे? उन लोगों की तो प्राइम रिक्वायरमेंट या प्राइम ऑब्जेक्टिव यही होगा कि वो उन्हें कम से कम 2 वक़्त का खाना मिल जाए। ठीक है। अब नरिशमेंट एंड न्यूट्रिशन के वो कहाँ से वो देख पाएँगे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लैक ऑफ अफोर्डेबिलिटी ऑफ पेरेंट्स टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। देखिए इस तरह के घरों में मतलब जहाँ पे लोग फूड अफोर्ड नहीं कर पा रहे, शेल्टर मतलब रहने तक के लिए वो स्पेस वो नहीं कर पा रहे हैं, अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह के घरों में क्या होता है कि देखिए छोटे बच्चों को बहुत अर्ली स्टेज से ही जो काम पे लगा दिया जाता है। ठीक है, जिससे वो अपने घर में हाथ बटा सकें। तो इस तरह से जो पेरेंट्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं अपने बच्चों को कहाँ स्कूल में भेजने के लिए। ठीक है। तो ये सारे जो हैं हमारे ये हम देख रहे हैं सारे ये इफेक्ट्स हैं पॉवर्टी के। चलिए हम और बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी पे, जैसे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं और थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट्स, क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं पॉवर्टी के। ठीक है। सबसे पहली चीज़ हम बात करेंगे सोशल एक्सक्लूजन। तो ठीक है। देखिए इन जॉब्स एंड एजुकेशन मतलब जॉब में एंड एजुकेशन में क्या होता है कि जो पुअर पीपल हैं, जो पॉवर्टी अफेक्टेड पीपल हैं, क्या होते हैं कि वो इल ट्रीटेड होते हैं।
फ्रॉम द सोसाइटी के एक एक वर्ग से, सोसाइटी से जो वो क्या होते हैं, इल ट्रीटेड होते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली बात है, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है। जैसा कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो जितने भी पॉवर्टी अफेक्टेड लोग होते हैं, वल्नरेबल कम्युनिटीज़ होती हैं, वो 2 टाइम का खाना या फिर शेल्टर भी अपना अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो नरिशमेंट एंड न्यूट्रिशन कहाँ 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 से कर पाएँगे? तो देखिए, जनरल पुअर नरिशमेंट टू पीपल अफेक्टिंग टू पॉवर्टी, अर्निंग नॉट सफिशिएंट फॉर लाइवलीहुड। ठीक है, अगर वो अच्छी अर्निंग कर रहे होते तो ऑब्वियस सी बात है कि वो पॉवर्टी में इंक्लूडेड नहीं होते। अगर वो पॉवर्टी में, तो ये चीज़ है कि वो सफिशिएंटली अपने जीवन यापन के लिए सफिशिएंटली नहीं कमा पा रहे हैं, ठीक है, अर्निंग इज़ लेस, ठीक है। वल्नरेबल कम्युनिटी थी, देखिए जो भी हमारे जितने भी चाहे डिजास्टर होते हैं, अर्थक्वेक्स होते हैं, सुनामी होती है, या फिर किसी भी तरह की नेचुरल कैलामिटी होती है, उससे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कौन होते हैं? वल्नरेबल कम्युनिटी। अब कौन कौन सी होती है वल्नरेबल कम्युनिटी? जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, फेमेंस, ट्राइबल पीपल, ये सारे लोग, ठीक है। और जितने भी पुअर हैं, पुअर लोग हैं, जितने भी पॉवर्टी अफेक्टेड लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं, कि जितने भी चाहे नेचुरल कैलामिटी हो या फिर नेचुरल डिजास्टर हो, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट बात करते हैं पॉवर्टी लाइन पे, ठीक है। हमारी सरकार ने जो है एक लाइन ड्रॉ करी है, जिसे हम बोलते हैं पॉवर्टी लाइन, ठीक है। मान लीजिए कि लेट अस सपोज इन रूरल एरियाज, ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करें, तो ग्रामीण इलाकों में 816, कोई भी व्यक्ति अगर 816 रुपये या फिर 816 रुपये से अगर कम कमा रहा है पर मंथ, ठीक है, तो वो किस कैटेगरी में आ जाता है? बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, गरीबी रेखा के अंदर, ठीक है। इन अर्बन एरिया, शहरी इलाकों की अगर हम बात करें, तो किसी भी व्यक्ति की अगर मासिक आय, कि कोई भी व्यक्ति अगर पर मंथ हमारा 1000 रुपया, 1000 रुपये से कम कमा रहा है, तो वो बीपीएल की श्रेणी में आ जाता है, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है। ये जो पॉवर्टी वो है, गरीबी रेखा के जो डेटाज है, वो कलेक्ट कौन करती है? एनएसएसओ, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। केंद्र सरकार की एक ऑर्गेनाइजेशन है एनएसएसओ, ठीक है। अच्छा, गरीबी जो है, देखिए ऑब्वियस सी बात है, हम जानते हैं कि कोई भी जो गरीबी हुआ या फिर डिज़ास्टर हुआ, अर्थक्वेक हुआ, सबसे ज़्यादा किसको अफ़ेक्ट करती है? ऑब्वियस सी बात है कि जो वल्नरेबल कम्युनिटी होगी, उसी उसी को सबसे ज़्यादा अफ़ेक्ट करती है। तो जो पॉवर्टी है, वो सबसे ज़्यादा अफ़ेक्ट किसको करती है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एग्रीकल्चर लेबर, अर्बन कैजुअल लेबर, ठीक है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, एग्रीकल्चर लेबर की अगर हम बात करें, तो एग्रीकल्चर लेबर क्या होती है? हम पहले फर्स्ट चैप्टर 1 में भी बात कर चुके हैं। तो इनका जो एम्प्लॉयमेंट होता है, वो सीजनल एम्प्लॉयमेंट होता है मोस्टली, ठीक है। सीजनल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, कि जैसे मान लीजिए कि एक किसी भी क्रॉप है, कोई भी क्रॉप हमारी है, ठीक है, उसके सीज़न होते हैं। जैसे कि हमारी अगर व्हीट की, गेहूँ की बात करें, तो गेहूँ का क्या है, एक सोइंग सीज़न है, तो मतलब जब उसकी बुवाई होती है, ठीक है, कल्टीवेशन पीरियड है, ठीक है। इन बिटवीन ये सोइंग एंड कल्टीवेशन करीबन 3 से 4 महीने का गैप होता है, ठीक है। तो जो एग्रीकल्चर लेबर है, उनको सोइंग सीज़न में तो ठीक है, उनको काम मिल जाता है, कल्टीवेशन पीरियड में उनको सीज़न में उनको काम मिल जाता है, बट इन 3 टू 4 मंथ्स में उनके पास में कोई काम नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद में अगर नेक्स्ट क्रॉप क्रॉप की बात करें, उसमें भी इसी तरह के हमारा सोइंग है, कल्टीवेशन है, बुवाई है, कटाई है, उस समय पे इन लोगों को काम मिल जाता है, बट इन बिटवीन दीज द मतलब जो प्लांट स्ट्रेंथनिंग वाला समय होता है, इनके पास में कोई काम नहीं होता है, ठीक है। तो इनका जो काम है, इनकी जो अर्निंग है, वो फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि इनको जो है रेगुलरली काम मिल रहा है, ऐसा नहीं है। इनको जो काम मिलता है, वो सीज़नल काम मिलता है, कि जैसा मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। अर्बन कैजुअल लेबर भी बिल्कुल एग्ज़ैक्टली सेम है। अ, हुँ, जैसे कि हमने एग्रीकल्चर लेबर को डिफाइन किया है, ऐसे सेम हमारा अर्बन कैजुअल लेबर है। उनको भी जो जो काम है उनका, वो भी फ्रीक्वेंटली नहीं है, उनको भी एक सीज़नल काम मिलता है, कि जब काम आया तब उनके पास में है, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट है हमारा इंटर स्टेट डिस्पैरिटी, मतलब जो है कि देखिए, अगर हम हमारे देश की बात करें, तो हर जो जितने भी स्टेट्स हैं, उनमें पॉवर्टी की कंडीशंस डिफरेंट है। मतलब किसी में पॉवर्टी ज़्यादा है, किसी में पहले पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उन्होंने अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी मतलब उन्होंने जो कमेंडेबल वर्क किए हैं, उनकी वजह से क्या हुआ है, कि जितनी भी पॉवर्टी है, वो बहुत ज़्यादा डाउन हुई है। जैसे देखिए, हम बात करें कि बिहार, उड़ीसा, यूपी, झारखंड, इनमें जो है पॉवर्टी, हमारी गरीबी है, वो बहुत ज़्यादा है। क्यों है? देखिए, इनमें जो है ट्राइबल्स हमारे बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। एससी, एसटी,
जितनी भी वल्नरेबल कम्युनिटीज़ है हमारी, वो बहुत ज़्यादा है हमारे बिहार, उड़ीसा, यूपी, झारखंड में। इसकी वजह से हमारी क्या है, पॉवर्टी सबसे ज़्यादा है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें केरला की, अगर बात करें तो केरला ने जो है क्या किया है कि बहुत बहुत शानदार काम किया है। ट्रिमेंडस एफर्ट इन डाउन पॉवर्टी, मतलब किस तरह से किया है, बाई वर्क्स ऑन ह्यूमन रिसोर्सेज एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। उन्होंने किस पे काम किया है, सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्सेज पे काम किया है, मानव संसाधन पे, एंड मानव विकास पे, ह्यूमन डेवलपमेंट पे उन्होंने काम करके जो अपनी जो जितनी भी स्टेट की पॉवर्टी थी वो बहुत बहुत हद तक डाउन की है। ठीक है, केरला। ठीक है। अच्छा, केरला की एक और चीज़ हम बात करें कि जो देश में सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है वो कहाँ पे है, वो है केरला में। ठीक है, एक अप्रोक्सीमेटली अगर हम आइडिया लें तो 94% जो है केरला में हमारी लिटरेसी रेट है। ठीक है। नेक्स्ट हम हरियाणा एंड पंजाब की बात करें तो हरियाणा पंजाब में जो पॉवर्टी डाउन की है वो किस तरह से, क्या वे उन्होंने अडॉप्ट किया है, बाय एग्रीकल्चर सरप्लस प्रोडक्शन। ठीक है। देखिए, हम यहाँ पे भी अगर बात करेंगे हम एग्रीकल्चर की, तो एग्रीकल्चर में सबसे पहले देखिए पंजाब एंड हरियाणा का नाम सबसे पहले आता है। पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का नाम सबसे उस पे आता है, सबसे पहले नंबर पे आता है। ठीक है। तो हरियाणा एंड पंजाब ने अपने कमेंडेबल एफर्ट से एग्रीकल्चर सरप्लस जो है प्रोडक्शन से पॉवर्टी को क्या किया है, डाउन किया है। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल ने पॉवर्टी डाउन किस तरह से करी है, लैंड रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है। चलिए देखिए, ये तो हमारा हम डिस्कस कर रहे थे हम अमॉन्ग स्टेट्स के, मतलब डिफरेंट स्टेट्स के बीच में क्या सिनेरियो है। बट अगर हम ग्लोबली अगर बात करें तो पॉवर्टी का क्या सीन है, वो चीज़ हम देखने देखिए, सबसे पहले यूएन का, यूनाइटेड नेशन का एसडीजी है। ठीक है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है, ये सबसे पहले टू एंड पॉवर्टी बाई 2030, मतलब 2030 तक जो है एक ऑब्जेक्टिव रखा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूएन की तरफ से, कि जो गरीबी को है वो कम्प्लीटली कब तक ख़त्म करना है, 2030 तक ख़त्म करना है। ठीक है। देखिए, ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें, अपने देश की बात करें, तो जो ग्लोबल स्टैंडर्ड हैं, यूएन के जो स्टैंडर्ड हैं पॉवर्टी के, उसके अकॉर्डिंग हमारा देश क्या है, 11.8% पीपल था करंटली इन पॉवर्टी लाइन। ठीक है। वो किसके अकॉर्डिंग, यूएन के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, यूएन ने जो फिक्स किया स्टैंडर्ड पॉवर्टी के लिए वो। ठीक है। नाइजीरिया हमारा 30.8% पे है। ठीक है। नेक्स्ट रसिया में हमारा क्या था, 0% हमारी पॉवर्टी थी, बट क्या हो गई, रेज हो गई 3% पे। ठीक है। चाइना की अगर बात करें, देखिए चाइना का केस एकदम एक्सेप्शनल है। क्या, किस तरह से एक्सेप्शनल है कि देखिए, चाइना का स्टार्टिंग में प्राइम मूवर क्या था, एग्रीकल्चर था। देखिए, प्राइम मूवर क्या होता है, प्राइम मूवर मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर दूं। कोई भी एक कंट्री है वो अपना, देखिए सबसे पहले हम सेक्टर डिफाइन कर चुके हैं कि सेक्टर कौन से होते हैं हमारा, एक प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में मोस्टली हमारा एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर एलाइड एक्टिविटीज़ कंप्लीटली इसमें एसोसिएटेड होती हैं। सेकेंडरी सेक्टर हमारा होता है मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन सेक्टर। ठीक है। टर्सरी हमारा होता है मोस्टली सर्विस सेक्टर होता है, बाकी और भी सेक्टर होते हैं, बट मोस्टली कंट्रीब्यूटिंग सेक्टर हमारा सर्विस सेक्टर होता है। तो देखिए, कोई भी कंट्री होती है वो एक सेक्टर को किसी भी एक सेक्टर को प्राइम मूवर चूज करती है। जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर को कर दिया, उसके बाद में मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन को जो है वो अडॉप्ट करे, कि वो जो प्राइम मूवर है, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर है। ठीक है, वो क्या करेगा, इकोनॉमी को रेज करने के लिए, या फिर कंप्लीट उस देश की इकोनॉमी किस पे डिपेंड करेगी, उस सेक्टर पे डिपेंड करेगी कि जो उनका प्राइम मूवर है। और वो देश जो है, वो पर्टिकुलर देश जो है वो कम्प्लीटली उस सेक्टर पे जो है बहुत ज़्यादा रिलायबल होगा। ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम अपने देश की बात करें बिफोर 1991। ठीक है। 1991 की जब हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म आया, इकोनॉमिक रिफॉर्म जब आया था, उससे पहले हमारा प्राइम मूवर क्या था, वो था हमारा एग्रीकल्चर। ठीक है। बट आफ्टर 1991 हमारा प्राइम मूवर क्या हो गया, इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है। बिफोर 1991 क्या था, हमारा प्राइम मूवर एग्रीकल्चर था। और आफ्टर 1991 क्या है, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन सेक्टर हमारा जो है प्राइम मूवर बन गया, कि जो कंट्री की इकोनॉमी को वो साथ में लेके मूव करेगा। ठीक है। बट चाइना का क्या था, चाइना का स्टार्टिंग में हम प्राइम मूवर क्या था,
एग्रीकल्चर था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कमेंडेबल एफर्ट था उनका, उन्होंने इतना काम किया है उसमें एग्रीकल्चर के फील्ड में। उसके बाद में क्या, चाइना का भी करंटली जो प्राइम मूवर है वो ऑब्वियस सी बात है कि हम जानते ही हैं कि प्रोडक्शन सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेक्टर जो है वो उनका प्राइम मूवर है। बट उन्होंने एग्रीकल्चर पे जो है स्टार्टिंग में बहुत बहुत कमेंडेबल एफर्ट किया था, कमेंडेबल काम किया था। उसकी वजह से उनका जो है साइमल्टेनियसली जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो भी रेज हुआ, प्लस उनका एग्रीकल्चर सेक्टर वो भी रेज हुआ है। ठीक है, तो चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना का जो है जो पॉवर्टी रेशियो था वो 3% था स्टार्टिंग में, लेकिन उन्होंने अपने रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ से एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से जो 3% था वो 0.1%, 2021 की डेटा, ये डेटा की हम बात करें तो 0.1% जो है चाइना में अभी लोग जो है पॉवर्टी लाइन में इंक्लूडेड है। ठीक है, चलिए ठीक है, ये तो बात थी हमारी पॉवर्टी के ऊपर। अब हम बात करते हैं हम कॉज ऑफ पॉवर्टी, व्हाट इज द एंड व्हाट वर द कॉज ऑफ पॉवर्टी, मतलब गरीबी के क्या क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ अगर अगर हम बात करें कि लो पर कैपिटा इनकम ऑफ पीपल ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ठीक है, अगर ब्रिटिश रूल की अगर हम बात करें, ठीक है, जो हमारे देश के इकोनॉमिस्ट थे, दादा भाई नौरोजी हुए या फिर बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो हैं, उन्होंने जो डेटाज दिए थे, आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि देखिए 1905 की अगर बात करूं, 1850 की बात करूं या 1947 की बात करूं, अप्रोक्सीमेटली डेटा जो है सेम थे, लगभग हमारा 25 रुपये जो है पर मंथ, 20 से 25 रुपये पर मंथ जो है पर कैपिटा इनकम था। अब देखिए बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि पर कैपिटा इनकम क्या है। कि देखिए किसी भी देश की, जैसे अगर हम अपने देश की बात करें तो टोटल जीडीपी को टोटल पॉपुलेशन से अगर हम डिवाइड कर दें, टोटल जीडीपी को, देश की जीडीपी को टोटल पॉपुलेशन से अगर हम डिवाइड कर दें तो ये हमारा जो है पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। ठीक है, तो उस समय की पर कैपिटा इनकम कितनी थी, 20 से 25 रुपये पर मंथ। ठीक है, ये डेटा मैं आपको बता रहा हूँ 1850, 1850 का, 1905 का, 1947 का। इसमें 1905 का जो डेटा था वो दादा भाई नौरोजी ने दिया था, और बाकी 1850 1947 के जो डेटास थे वो भी इकोनॉमिस्ट ने दिए थे हमारे देश के। ठीक है, तो जो लो मतलब पर कैपिटा इनकम कितनी थी, बहुत लो। ठीक है, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। और वो थी क्यों, क्योंकि जितने भी ब्रिटिश एक्सप्लॉयटर्स थे, जितने भी ब्रिटिश रूलर्स थे, उन्होंने क्या किया, कम्प्लीटली अनदेखी करी हमारे देश की इकोनॉमी की। ठीक है, उसकी वजह से जो पर कैपिटा इनकम थी हमारी बहुत लो थी। ठीक है, देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, ठीक है, ब्रिटिश रूल से पहले की अगर मैं अगर हम बात करी जाए तो देखिए जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट्समैन थे, आर्टिशंस थे, मतलब जो इंडिया का क्लोथ्स था, फिनिश जो प्रोडक्ट थे, वो यूरोप, चाइना और बहुत सारी कंट्रीज में, अरब कंट्रीज में जो है वो एक्सपोर्ट होते थे। ठीक है, बट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि हमारे देश से जो रॉ मटेरियल वहाँ पे ले गए, अपने देश में ले गए। तो वहाँ पे जो यूरोप में क्या था, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है कम्प्लीटली उस पे था, वहाँ पीक पे था। ठीक है, तो वहाँ पे हमारे देश से जो जितने भी रॉ मटेरियल है वहाँ पे ले गए। उसके बाद में वहाँ पे जो है उन्होंने क्या किया कि अपने जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उनसे जो है फिनिश प्रोडक्ट बना के, मतलब फिनिश क्लोथ्स बना के हमारे देश में जो है क्या किया, सस्ते दामों पे जो है वो सेल करने लग गए, जिससे क्या हुआ कि हमारे जो देश की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज थी वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गई। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ कंट्री। ठीक है, अप टू 1970, तो सारी चीज़ें लिंक है। देखिए अप टू 1970 क्या था, हम सेल्फ सफिशिएंट तक नहीं थे इन फूड। ठीक है, मतलब खाने के और शेल्टर के मामले में सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर 4 में पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्सेसिबिलिटी, इकोनॉमिक अफोर्डेबिलिटी क्या है, तो हम तब इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। बट अप टू 1970 आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन क्या हुआ है, आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन जो इन हमारे देश में एम एस स्वामीनाथन ने इंट्रोड्यूस किया था। वैसे इनिशिएट मतलब जो इसका इन्वेंशन किया था जर्मन बॉरलॉग, आई थिंक मैं गलत नहीं हूँ तो।
ठीक है, बट इंडिया में जो इंट्रोड्यूस किया था वो डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन ने किया था। ठीक है, तो जो कॉज ऑफ पॉवर्टी वो क्या है कि हमारे लोअर इकोनॉमिक रेट ऑफ कंट्री। तो आफ्टर 1970 क्या हुआ, 1960 में इंट्रोड्यूस हुआ था, 1970 के बाद में जो है जब हमारे जो स्टेट्स हैं वो फूड सरप्लस हुए, उसके बाद में हमारी इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी बढ़ी, इकोनॉमिक एक्सेसिबिलिटी, रीचेबिलिटी, और उससे जो है सरप्लस प्रोडक्शन बाहर हम जो है सेल करने लग गए, इससे जो है हमारी इकोनॉमी थोड़ी सी बूस्ट हुई। ठीक है, बट बिफोर 1960 1950 क्या था कि इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम थे। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। तो ये चीज़ तो हम जानते हैं कि अभी भी है, चाहे पहले पहले की भी अगर बात करें, तो जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ है बिटवीन रीजन, बिटवीन स्टेट्स एंड बिटवीन पीपल्स। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा कारण किसका है, पॉवर्टी का कारण है। चलिए हम बात करते हैं एंटी पॉवर्टी मेजर पे, मतलब कि कौन कौन से ऐसे मेजर्स हैं, कौन कौन से ऐसे मापदंड हैं जो कि हमारे देश ने इस्तेमाल किए हैं, जिससे जो हमारी पॉवर्टी जो है बहुत रिड्यूस हुई है और धीरे धीरे करके वो कम्प्लीटली ख़त्म हो गई। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, सेकंड है हमारा टारगेटेड एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम। ठीक है, ये है बहुत बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट ने इनिशिएट किए गए हैं, जैसे उनमें सबसे जो प्रचलित है वो मनरेगा है, जिसमें 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दी जाती है जो विलेज लेबर्स को। ठीक है, तो बहुत सारी जो स्कीम्स हैं, प्रोग्राम्स हैं जो गवर्नमेंट ने इनिशिएट किए हैं, उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो पॉवर्टी है वो रिड्यूस हुई है और लगभग धीरे धीरे करके ख़त्म हो गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना, जिससे जो है वो कम्प्लीटली किस पे जोर देती है, स्वरोजगार पे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, अंत्योदय अन्न योजना, तो ये अन्नपूर्णा अन्न योजना, ये सारी जो जो मेजर्स हैं वो गवर्नमेंट ने इनिशिएट करे हैं, वो किस चीज़ के लिए, कि पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, पॉवर्टी मेजर्स को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ है। ठीक है, सिंस 1980, जैसा कि हम देखिए बात कर चुके हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में 1960 जब हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में धीरे धीरे करके वो सारे स्टेट्स में जब अप्लाई किया गया, तो सिंस 1980, मतलब 1980 के बाद में इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हुई है, रैपिडली इंक्रीज हुई है। ठीक है, ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। ठीक है, अच्छा 1991 में ये भी हम खैर डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म जब हमारा आया है 1991 में, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी रैपिडली इंक्रीज द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो 1991 में क्या हुआ, हमारा 1991 में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म आया उससे हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा, इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हुआ कि जो प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो बूस्ट किया। ठीक है, तो क्या हुआ उससे कि जो जितने भी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इंक्रीज हुई है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ जब हमारी इंक्रीज हुई, तो इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या हुआ, पर कैपिटा इनकम बढ़ा। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ से हमारी देश की जीडीपी बढ़ी, जीडीपी से क्या हुआ, पॉपुलेशन तो देखिए हमारी सेम ही है, तो जब जीडीपी हमारी इंक्रीज होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि पर कैपिटा इनकम हमारी क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब पर कैपिटा इनकम हमारी ज़्यादा होगी तो पॉवर्टी क्या होगी, देश में रिड्यूस होगी। ठीक है, तो ये है देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ डायरेक्ट अटैक ऑन पॉवर्टी रिडक्शन। ऑब्वियस सी बात है कि देखिए अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी इंक्रीज कर रही है तो पर कैपिटा इनकम भी इंक्रीज होगा, पर कैपिटा इनकम अगर इंक्रीज है तो पॉवर्टी क्या होगी, रिड्यूस होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका चैप्टर थर्ड खत्म हो जाता है, चैप्टर फोर भी आपके लिए जल्दी ही इस पे चैनल पे डाला जाएगा। बाकी देखिए किसी को अगर कोई डाउट हो तो वो कमेंट पिन कर सकता है, और चैनल को देखिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और बाकी 9 टू 12 आपकी बहुत जल्द आपकी पूरी सीरीज जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारी सब्जेक्ट्स इस पे जो है अपलोड होंगी। 9 टू 12 के बाद में आपके आई टी जेई मेन्स, आई टी जेई फाउंडेशन, मेंस एंड एडवांस, ये सारे सारे लेक्चर जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं उसके रिलेटेड, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, उन सबके जो है अलग अलग टीचर्स जो है इस पे रिकॉर्ड करके अपलोड करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।